जी वेलकम बैक। अच्छा जी, प्रोफार्मा इनवाइस मतलब कच्ची रसीद। ठीक है। आप अपने मैन्युफैक्चरर से मांगते हैं, सर मैं जो आपसे फलानी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो लिहाजा क्या आप मुझे इसको जो है वो थोड़ा सा प्रोफार्मा इनवाइस बना के दे देंगे, ताकि मैं अपने बॉस के साथ या अपनी टीम के साथ में शेयर करूं इसको, ताकि मैं देखूं कि हमारा क्या एस्टिमेट लगता है इसमें। तो ये आपको वो प्रोवाइड करता है। कभी अगर आपको अमेजोन मांगता है तो आप उसको ये वाली रसीद भी दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब खुदा ना खास्ता आपका कोई बड़ा कोई मसला हो जाता है कि कोई क्लेम ही कर देता है कि भाई ये तो कंसाइनमेंट मेरी है, आप कैसे इसको बेच रहे हो, ठीक है, तो फिर आप उसको अमेजोन को प्रोफार्मा इनवाइस नहीं भेजेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अब आपकी इन्वेंट्री वहां तक जा चुकी है। तो फिर आप प्रोफार्मा इनवाइस नहीं भेजेंगे, फिर आप ये पीआईज नहीं सीआईज भेजेंगे। सीआईज क्या मतलब? कमर्शियल इनवाइस। ठीक हो गया। कमर्शियल इनवाइस ये पक्की रसीद होती है, मतलब पक्का बिल जिसे कहते हैं ना हम लोग, पक्का बिल, वो आप भेजेंगे। ठीक हो गया। इस तरह के डिफरेंट इसके वो हो सकते हैं। अच्छा जी, कुछ थोड़ी सी गाइडलाइंस हैं कि चाइना से अगर आपने परचेज करना है तो उनका जो न्यू ईयर है उसमें आप इसको कोशिश किया करें कि अपनी, खास तौर पे आप पीएल की अगर आप परचेजिंग कर रहे हैं तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए उनका न्यू ईयर कब आ रहा है। ठीक है। उसका जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगी। देखें, एक बीए अपने क्लाइंट को जब डील कर रहा होता है तो पीएल में ऐसा होता है कि आपने इन्वेंट्री खत्म होने से पहले अगला ऑर्डर कर देना है अपने सप्लायर को। ठीक है, क्योंकि आप पीएल में ज्यादा इन्वेंट्री खरीदते हैं। ठीक है, 2-2 महीनों की, 3-3 महीनों की, 4 महीनों की। जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं वो पूरे पूरे साल की भी खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी जो आपकी इन्वेंट्री कंप्लीट वो करके देगा, डेफिनेटली वो 20 डेज में नहीं करता, वो कम से कम भी 1 महीना 1.5 महीना ले लेता है। ठीक है, तो फर्ज करें अब आप वीए हैं, आपको लगा कि जी मेरे क्लाइंट के तो सिर्फ 20-30 यूनिट रह गए हैं जो कि 2-4 दिनों में बिक जाएंगे। ठीक है, और उन दिनों में आप कहें चले मैं फटाफट इमरजेंसी ऑर्डर कर लेता हूँ। लेकिन चाइनीज इन दिनों में बिल्कुल भी कोई ऑर्डर नहीं पकड़ते। ऊपर हेडिंग आप पढ़ लें, अवॉइड टू प्लेस ऑर्डर इन दीज डेज। इन दिनों में आप कोई भी ऑर्डर करेंगे ना, वो होल्ड कर लेंगे, वो बोलेंगे जनाब हमारा ये त्योहार गुजर जाए, हम फिर आपकी बात सुनेंगे। अभी सर जैसे बता रहे हैं, उनका जब न्यू ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है, उस पे वो फुल सेलिब्रेशन करते हैं और पूरे उनके चाइना में हॉलीडेज हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब है कि वो लोग आपका ऑर्डर नहीं पकड़ेंगे। ये एक लाइन है, लिखा हुआ है, विच इज ऑन द 15th डे ऑफ दैट ईयर एंड द फर्स्ट डे ऑफ चाइनीज न्यू ईयर बिगिंस ऑन द न्यू मून। ठीक है, इनका कोई त्योहार है न्यू मून के हिसाब से। ठीक है, इनके डिफरेंट त्योहार हैं, ये उसकी सारी आपकी लिस्ट है, इसको आप पढ़िएगा। जी सर, ओवर टू यू। जी, अच्छा जी, देखिए आप एक जब आप पीएल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ये पहले से अंडरस्टूड सी बात है कि आप 3 महीने का कंसाइनमेंट जो है वो ऑर्डर करते हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी यही है कि आप जो है वो अगर 1 महीने का स्टॉक निकल जाता है तो बाकी 2 महीने आपके पास रहे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ऑर्डर कर रहे होते हैं तो आपने देखा मिनिमम भी ऑर्डर आप जब कर रहे होते हैं ना, मिनिमम ऑर्डर, उसका लीड टाइम क्या आ रहा होता है? लीड टाइम यही आ रहा होता है कि कम से कम 15 दिन मैन्युफैक्चरर ही ले लेता है। मैन्युफैक्चरिंग में ही कितना टाइम लग जाता है? 15 दिन। अच्छा जी, ठीक हो गया। फ्रेड फॉरवर्डर वाला वो बेचारा जाएगा आपके मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री तक, ठीक है, वहां से ट्रक लोड करवाएगा, सीधा जाएगा अपने पोर्ट पे चाइना के, ठीक है, वहां जाके उसको रखवाएगा। फिर शिप जो निकलनी होगी उसके भी तो डेज होंगे ना, कोई ना कोई डेज में वो निकलेगा, जो फिक्स डेट होती है उनकी, पूरी शिप कंप्लीट होगी फिर निकलेगा। अच्छा जी, उसके बाद वो जो समंदर का जो दिन है वो कम से कम भी 20 से 25 दिन होते हैं। ठीक है, चाइना से यूके भेज रहे हैं या यूएसए भेज रहे हैं, एक्सक्यूज मी। ठीक हो गया।
तो ये कुल मिला के अगर 35 दिन 45 दिन बनते हैं तो फिर आपको उस हिसाब से तैयारी करनी होती है। पीएल में आउट ऑफ स्टॉक अगर आप हो गए तो समझ जाएं कि आपने सारी गेम पे पानी फेर दिया। जी जी हाँ, पीएल में अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, इसको आप पता है मैं इसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगी, इसको मैं बोलूंगी आप लोगों ने सुसाइड कर लिया। उसकी वजह क्या है, देखें आप जब पीएल में फर्स्ट पेज पर अपनी जगह बनाते हैं तो वो इतने पापड़ बेल के बनाते हैं, उसके लिए पीपीसी रन करनी पड़ती है। ठीक है, आगे जाके आप पीपीसी पढ़ेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, कैंपेन उसकी कैसे रन करनी है और आपके क्लाइंट का कितना पैसा उस पर खर्च होता है। पीएल में सबसे बड़ी गेम है पीपीसी। ठीक है, वो रन करके आप अपनी जगह फर्स्ट पेज पर बनाते हैं अपने क्लाइंट की, लेकिन जैसे ही आप आउट ऑफ स्टॉक हुए तो Amazon बायर फ्रेंडली है, वो आपको वहां टिकने नहीं देगा। वो उसी सेलर को फर्स्ट लाइन पे रखेगा जिसके पास इन्वेंट्री हो, जिसको अगर बायर आके ऑर्डर करे तो उसके पास स्टॉक मौजूद हो। तो इसलिए कभी भी खुद को अपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने देना। जी हाँ बिल्कुल। चलें जी, इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा जी कुछ इनको टर्म्स हैं उसके बारे में आपको बताना है। फॉर एग्जांपल आप अगर EXW लेते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। लाइक आप बात करते हैं ऑल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है वो करके दे देगा। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट प्रेप वो आपको दे देगा। ठीक है, रेडी फॉर पिक एंड समथिंग। ठीक है, लेकिन लोडिंग के लिए वो आपको मना कर रहा है। ठीक है, शिपिंग भी वो आपको नहीं करके देगा। ठीक है, अगर ये इनको टर्म आप यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा एक और मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप DDP करते हैं, चूज करते हैं, जो कि हम रिकमेंडेड भी आपको करते हैं कि जी अगर आपने परचेजिंग ही करनी है, परचेजिंग के बाद आप DDP कोटा को आप इस्तेमाल कीजिएगा, इनको टर्म्स को इस्तेमाल कीजिएगा। बिकॉज ऑफ वाई, ये देखिए ये कहता है मैन्युफैक्चरिंग भी मैं करके दे दूंगा। ठीक है, प्रोडक्ट को प्रेप भी मैं कर दूंगा, ऑल शिपिंग भी कर दूंगा। ठीक है, वो शिपिंग का मना कर रहा था। ऑल ड्यूटीज एंड फीसेस एवरीथिंग मैं करूंगा, और लॉजिस्टिक भी मैं खुद ही करूंगा। ठीक है, और नो इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस विल बी नेगोशिएट। ठीक है, अगर आपने करवानी होगी तो बता देना, नहीं करवानी है तो इट्स ओके। ठीक है, ऑल डिपेंडिंग ऑन यू। मतलब ये वो फैसिलिटी है जो कि बेहतरीन फैसिलिटी है, जो कि आपको ये ही लेनी चाहिए। थोड़ी सी महंगी जरूर होती है लेकिन ये अच्छी वो इनको टर्म है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी वो होती है इनको टर्म्स होती है वो आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। कंप्लीट इसमें वो है। अच्छा RFQ आपने कर लिया था कल वाले परसों वाले लेक्चर में कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रही, कोई सप्लायर नहीं मिल रहा, कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही, तो आप यहाँ से जाके अपनी पोस्ट लगा सकते हैं, उसको RFQ कहते हैं आप। ठीक हो गया, एक मिनट। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको प्रोडक्ट ही मिल रही तो ही आप आरएफक्यू लगाएंगे। आप वर्किंग करने से पहले भी लगा सकते हैं आरएफक्यू सबमिट। ठीक है, उससे क्या होगा, अच्छे से अच्छे सप्लायर्स आपको खुद इनबॉक्स में आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपसे राब्ते में आ जाएंगे और आपसे जो भी उनका रेट वगैरह है वो डन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब टाइम वेस्ट किए बगैर सप्लायर्स आपके साथ राब्ता करना शुरू हो जाते हैं उस प्रोडक्ट की वजह से, आपके उस आरएफक्यू सबमिट की वजह से। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें से कौन से सप्लायर को चूज करते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया आपको मालूम है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, परचेजिंग ऑर्डर ये क्या होता है। बेसिकली परचेजिंग ऑर्डर ये होता है फुल फाइनल आपका जितनी भी चीजें उसमें आनी है, अगर आप उससे DDP भी ले रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं, वो कंप्लीट उसमें लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये आपसे अमेजन कभी कभार ये मांगता है कि जी मुझे जरा आप सबूत तो दिखाइए कि आपने ये कहाँ से परचेजिंग किया, किधर से परचेजिंग किया, आर यू ऑनर ऑफ दिस इन्वेंट्री और लिस्टिंग। ठीक है, तो फिर ये आप उसको परचेजिंग ऑर्डर देते हैं, और ये परचेजिंग ऑर्डर आप जो है वो अली बाबा से आप इसको ऑनलाइन अपने अपने अकाउंट से इसको कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर आपने परचेजिंग की होगी तो ये आपको मिल जाएगा परचेजिंग ऑर्डर। ठीक है, या ये आपको काम आता है कभी कभार। आप जो है वो आपकी इन्वेंट्री होती है फॉर एग्जांपल 600 यूनिट्स की, और वहां पे पहुंचे हैं जी 500। ठीक है, या 150 पहुंचे, 500 में से 450 अच्छे हैं, 50 यूनिट्स गंदे हैं, वो डिफेक्टेड डिफेक्टेड पीसेज हैं उसके अंदर। तो फिर ये परचेजिंग ऑर्डर आप
अपना अली बाबा को भी दिखाते हो कि सर ये देखिए ये मेरा परचेजिंग ऑर्डर है, ठीक है, ये इस बंदे ने मुझे जो है वो डिफेक्टेड पीसेस दे दिए, तो लिहाजा मैं इसकी पेमेंट रोकूंगा, या आप इसकी पेमेंट रोकें, या मुझे ये सही करवा के दें, या मुझे पेमेंट वापस करवा दें। ठीक है, तो ये परचेजिंग ऑर्डर आपको यहाँ से मिलेगा और यहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं इसको। ठीक हो गया। अच्छा, कल मैंने बताया था परसों OEM, ठीक हो गया। अच्छा, सॉरी, बेसिकली ये जो स्टैंड फॉर है ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम खास तौर पे अमेजोन पे काम करने वाले लोगों ने इसको OEM को ऐसे बना दिया है जैसे इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसका सिंपल वर्ड है, अब इसको चाइनीज भी समझते हैं इस वर्ड को, ठीक है। OEM का मतलब ये है कि आपको अपने ब्रांड का नाम उस पर लगवाना है, नहीं लगवाना है, उसकी सर्विस लेनी है, नहीं लेनी है। ठीक हो गया। तो बेसिकली इसके स्टैंड फॉर पे नहीं जाइएगा। OEM का मकसद यही है कि आपको जो प्रोडक्ट आप चाइना से खरीद रहे हैं उसके ऊपर आपने अपना लेबल लगवाना है या नहीं। लेबल कौन सा? जो आपका जो ट्रेडमार्क होता है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जिस तरीके की सर्विस है, आप चाइनीज को अगर सिंपल बोलेंगे ना, कैन यू डू OEM फॉर मी, तो वो फौरन समझ जाएगा कि ये लेबल लगवाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो स्टैंड फॉर जिस तरह है ना, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो इसका सिंपल वर्ड वही है, मतलब इसका जो मफहूम है सर ने आपको बता दिया कि ये उस सर्विस को शॉर्ट टर्म में बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है OEM। तो आपके माइंड में भी ये कॉन्सेप्ट ठीक होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मिस गाइडेंस बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, व्हाट इज MOQ? MOQ स्टैंड्स फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। आपने अलीबाबा पे भी देखा होगा, किसी भी सप्लायर को जब आप शॉर्टलिस्ट करते हैं तो साइड पे लिखा हो रहता है MOQ। आगे किसी ने 1 पीस लिखा हुआ होता है, किसी ने 500 पीसेस लिखा हुआ होता है, किसी ने 200, किसी ने 250। इसका मतलब ये होता है कि उस सप्लायर ने ये शर्त रखी हुई है कि आपने अगर कम से कम भी ऑर्डर मुझे करना है तो मैं इतने पीसेस का ऑर्डर लूंगा, अगर इससे कम के पीस आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं आपका ऑर्डर बुक नहीं करूंगा। सिंपल इज दैट। जी, पेमेंट मेथड की बात करें तो आपका क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, डेबिट कार्ड भी इस्तेमाल हो सकता है, ई चेकिंग, वायर ट्रांसफर या पे लेटर। ठीक हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा ये क्राइटेरिया दोबारा आ जाता है। गोल्डन सप्लायर, गोल्ड सप्लायर, ठीक है, ये एक पेड अकाउंट। जी। अच्छा जी, ये जो अली बाबा है, यहाँ पे गोल्ड सप्लायर, क्या मतलब है इसका? एक चीज समझ लें कि अली बाबा पे जो सप्लायर्स बैठे हुए होते हैं, वो पैसे दे के एक बैज है जिसका नाम है गोल्ड, गोल्डन बैज, गोल्ड सप्लायर जिसको कहा जाता है, वो उस बैज को खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी रेटिंग भी अप हो जाती है, हर चीज में वो ओके हो जाते हैं। मतलब जो बड़े लेवल के सप्लायर्स होते हैं वो इस बैच को खरीद लेते हैं, और हम भी यही कहते हैं कि जिसके पास गोल्ड सप्लायर वाला बैच हो जनाब, वो भी अच्छा होगा, वेरीफाइड हो, ट्रेड एश्योरेंस प्लान जो भी है। ठीक है, तो एक ये कॉन्सेप्ट आप जरूर समझें। इसकी वजह क्या है, आगे जाके हमने 1688 पढ़ना है, वहां पे इससे ऑपोजिट थोड़ा काम होता है, तो हमें ये स्टेप वहां पे भी ज्यादा समझ आएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि गोल्ड सप्लायर अली बाबा पे आप पैसे देके खरीदते हो। अच्छा जी, ट्रेड एश्योरेंस, जैसे आप लोग आप कहते हैं जनाब मेरा एक सप्लायर हो जिस जो ट्रेड एश्योरेंस भी हो। ट्रेड एश्योरेंस बेसिकली आपका ये सेफ्टी नेट होता है, मतलब पेमेंट तो आप कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अलीबाबा उसको ऑर्डर तो दे देता है लेकिन पेमेंट उसको नहीं देता। आपकी पेमेंट अलीबाबा खुद रखता है, जब तक आपसे वो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन का मैसेज उसको नहीं मिलता है तब तक अलीबाबा उसको पेमेंट नहीं देता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आप नंबर ऑफ ईयर्स भी देखते हो उसके, वेरीफाइड सप्लायर भी देखते हो, ट्रेड एश्योरेंस भी देखते हो, सॉरी ट्रेडिंग कंपनी देखते हो, मैन्युफैक्चरर कंपनी उसमें देखते हैं आप, ठीक है। रिपोर्ट्स वगैरह उसकी आप चेक कर रहे होते हैं प्रोफाइल में जाके, ठीक है। हाँ जी, इनको टर्म्स अब यहाँ पे आ गए। सबसे पहले आपने EXW देखा था, ठीक है। ये सारी सर्विसेज आपको EXW में मिलती है या नहीं, ठीक है।
ये एक्सपोर्ट पैकिंग ये कहता है EXW में ये सेलर खुद करेगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है। ये सॉरी, ये बायर करता है, ठीक है। ये इंश्योरेंस का नेगोशिएबल कह रहा है, ठीक है, EXW में है। अच्छा जी, यहाँ पे सिंपल ये चीजें आपकी आसानी के लिए हमने इन नोट्स में मेंशन कर दी और ये सारी स्लाइड्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड करी जाएंगी कि इसको देखें कि अगर आप ये वाला टर्म चूज करते हैं, ठीक है, इसमें सेलर के ऊपर 3 ड्यूटीज बनती हैं। कौन कौन सी? एक्सपोर्ट पैकेजिंग करके देगा, लोडिंग चार्जेस, डिलीवर टू प्लेस, और चौथा क्या कह रहा है? एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस एंड क्लियरेंस। अच्छा, ये 4 वो करेगा। बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो बायर ने खुद फेस करनी है, खुद करनी है। उसके लिए भी डेफिनेटली हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हम वहीं के कोई बंदे ढूंढेंगे, उनको मजीद चार्जेस देंगे कि जनाब ये सर्विसेज आप हमारे लिए प्रोवाइड करो, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि DDP को चूज करें, उसमें सारी दर्देसरी एक ही बंदे की होती है, आपको जस्ट इंश्योरेंस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना होता है जो कि निगोशिएबल है। इसको देख लीजिए EXW को, यहाँ पे सिर्फ एक ड्यूटी आपका सेलर देगा, बाकी सारी ड्यूटीज आपकी खुद की। नेक्स्ट चलते हैं, FCA फ्री कैरियर। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 ड्यूटीज सेलर खुद ले रहा है, बाकी सारी वो कह रहा है बायर की खुद की ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, FAS। इसमें देख लें 1 2 3 4 5 सर्विसेज सेलर्स कह रहा है कि मैं प्रोवाइड करूंगा, बाकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी बायर की दरदेसरी, ठीक है जी। नेक्स्ट, FOB फ्रेट ऑन बोर्ड। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 सर्विसेज जो हैं सेलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उस हिसाब से इनके रेट भी बढ़ते जाते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। ये आप जब इन टर्म्स के पास आएंगे, यहाँ तक पहुंचेंगे तो आप खुद ही फेस कर लेंगे बाकी बायर की। इसी तरह आप इधर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, मैं अब आपको DDP दिखाना चाह रही हूँ जो हम अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं। यहाँ पे देखें DDP थोड़ा सा कॉस्टली होता है, उसकी वजह आप जान चुके होंगे कि सारी की सारी वो सर्विसेज खुद देखते हैं जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। इंश्योरेंस की जहां तक बात है वो ठीक है, बाकी कोई भी ड्यूटी आपकी नहीं होती। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आपको अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है, ठीक है। इसके जो चार्जेस होंगे वो क्लाइंट को आप बताएंगे, क्लाइंट पे करेगा, दैट्स इट। इसलिए हम आपको DDP रिकमेंड करते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका MOQ, इंकोट्रम्स एंड RFQ, ठीक हो गया। ले, अच्छा, यहाँ पे एक चीज आ रही है वैट के नेम से, सबसे नीचे देखिएगा वैट क्या है। वैट स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडेड टैक्स। अब बहुत से बच्चे परेशान होते हैं ये वैट क्या है, क्यों है, क्योंकि ये कैलकुलेशन शीट में भी हम इसको यूज करते हैं। जब आप PL कर रहे हैं, ठीक है, आप UK मार्केट पे काम कर रहे हैं, UK मार्केट में हमेशा से एक इजाफी चीज कैलकुलेट होती है, वो होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। जब आप USA के लिए किसी क्लाइंट के लिए काम करेंगे, वहां पे वैट नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आपके पास अगर कॉपी पेंसिल मौजूद है तो अपने पास एक ये नोट हाईलाइट कर लें कि वैट इज यूज फॉर UK, ठीक हो गया। हाँ जी बिल्कुल, वैट जो है सिर्फ UK के लिए काम आता है, ठीक है। UK ही आपसे वैट चार्ज करता है, ठीक है। और इसको इसके भी डिफरेंट वो हैं कि आप 20% फ्लेक्सिबल रखते हैं या फिक्स होता है, किस तरह आप ये लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो जाहिर सी बात है वेट वाला ही आपको सही से गाइड करेगा इसको, ठीक है। लेकिन हम इसको मैं थोड़ा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली 2 तरह के आप वेट को कर सकते हैं। या तो आप कहते हैं जी मुझसे वेट ले लीजिए पर यूनिट पे, ठीक है, मैं सालाना नहीं दूंगा, ठीक हो गया। या आप कहते हैं जी मुझसे सालाना ले लीजिए 20% फिक्स, इसका मैं थ्रेश होल्ड कंप्लीट करूं ना करूं जो भी करूं मैं, मुझसे आप 20% लेंगे। उसमें आपकी काफी सारी चीजें बचत हो जाती हैं, क्योंकि जब आप पर सेल पे दे रहे होते हैं वेट, तो आपका थ्रेश होल्ड भी बढ़ जाता है, आप उससे ज्यादा दे चुके होते हैं। अगर आप कंप्लीट 20% वाला वेट रखते तो ज्यादा बेहतर होता, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्राइटेरिया आप लोगों को मिल गया था ये, ठीक है।
अच्छा जी, ये स्लाइड्स आपके साथ ग्रुप में शेयर की जाएंगी। यहाँ पे आपके पास रिटर्न फॉर्म में अली बाबा का जो क्राइटेरिया है वो आ चुका है। वो क्या था कि आपने जब अली बाबा से सप्लायर को फाइनलाइज करना है तो क्या क्या देखना है, उसके पास ट्रेड एश्योरेंस का बैच होना चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर पे आपने टिक लगाना है, ठीक है। और हमने कहा था कम से कम भी उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम भी 3 जेम्स उसके पास होने चाहिए, और इंडेक्स में हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट 90% रिस्पॉन्स रेट उसका होना चाहिए। ठीक हो गया, ये छोटा सा इसका क्राइटेरिया है, और ये रिटन फॉर्म में भी आपके पास आज ग्रुप में आ जाएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं ईमेल फॉर सोर्सिंग। ये वो पैटर्न है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर आपकी मार्केट नेम मेंशन की गई है, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्ट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैसेज दैट सेंड टू सप्लायर, ये लिखा हुआ है हाय आई एम परचेजिंग ऑफिसर, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं हाय सेल्स टीम, यूं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये नहीं लिखना हेलो सर एंड मैम, नो। अच्छा, आगे लिखा हुआ है आई एम परचेजिंग ऑफिसर ऑफ माय आउटलेट बेस्ड इन टेक्सास यूएसए, नेवर शो देम यू आर नॉट द डिसीजन मेकर, ठीक है। आपको पता है कि आप वीए हो अपने क्लाइंट के, उसको नहीं पता, ठीक है। उसको आप ये नहीं बताएं कि डिसीजन मेकर आप नहीं हैं। प्रॉपर उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करें। अगली बात आप उसको बताएंगे वी आर स्पेशलाइज्ड इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हमने यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र किया है, लेकिन आप अपनी उस प्रोडक्ट का जिक्र करेंगे जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं। मतलब अगर किचन की आपकी वो है कैटेगरी, आप वो मेंशन करेंगे। आउटडोर्स की है तो आप उसका जिक्र करेंगे, ठीक है। लाइक आप इधर कह दें वी आर स्पेशलाइज्ड इन होम एंड किचन प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्ट है उसको आप फॉलो करेंगे। अगली बात लिखी जा रही है करंटली वी वांट टू एक्सपैंड आवर प्रोडक्ट लाइन एंड आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द आइटम दैट यू मैन्युफैक्चर, ठीक है। हम उसको कहेंगे कि आप जो चीजें बना रहे हैं उसमें से एक चीज में हम लोग इंटरेस्टेड हैं जो कि हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं। आगे जाके आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में उस प्रोडक्ट को मेंशन कर देना है। लेट्स से मैं कह रही हूँ कि लैपटॉप स्टैंड मेरी विनिंग प्रोडक्ट है, मैं इसको यहाँ पे वो मेंशन कर दूंगी कि लैपटॉप स्टैंड, ठीक है। आगे उसकी थोड़ी सी आप डिटेल बता दें कि वो इतने मतलब है कि मुझे डायमेंशन की चाहिए, मजीद ये कि आप उसकी 2-3 पिक्चर्स अपलोड कर दें। सिंपल, ये आपकी ईमेल सोर्सिंग पैटर्न, इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका एंड हो चुका है ये। अच्छा, इस पूरी फाइल में, इस पूरी स्लाइड्स में कोई ऐसी स्लाइड जो आपको समझ ना आई हो, आप बिला झिझक यहाँ पे पूछें, उसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इतना काफी है या आज 1688 को कवर कर लें? क्योंकि अगर बेशक आपका आज असाइनमेंट ना भी बने, लेकिन आपको ये सारी स्लाइड दी जाएंगी, आपने इनको जरूर रीड कर लेना है और इसको हिफ्ज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें। क्योंकि ये आपसे जब क्लाइंट बात करेगा तो वो आपको एवरीथिंग आपको रटी भी होनी चाहिए, चीजें ऐसे पता हो जैसे आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है। क्योंकि अगला अगला बंदा बंदा आपके आपके ऊपर ऊपर पूरा ट्रस्ट कर रहा है, उसका पूरा पैसा लगेगा, ठीक है। और पैसा भी पाकिस्तानी रुपीज नहीं, डॉलर्स की इसमें जो वो है, ठीक है। तो आपको इसमें फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कहीं से भी थोड़ी सी भी मिसिंग ना हो, ठीक है। जहां पर आप स्टक होते हैं आप काइंडली अपने मेंटोर से राब्ता करें। जी बिल्कुल। अच्छा जी, आज 1688 को कवर करना है या इतना ही काफी है? काइंडली आप लोग अनम्यूट होके बता दें। काफी है मैम। मैम काफी है। ठीक है जी, चलें फिर कल के लिए आपका असाइनमेंट। अच्छा जी, इनकी पिछली असाइनमेंट क्लियर नहीं है। आरएफक्यू सबमिट जो करना था, ठीक है, और फ्रेट फॉरवर्डर जो ढूंढ के लाना था, किसी ने भी नहीं की हुई।
तो इसलिए आपको फिर आज नेक्स्ट असाइनमेंट नहीं दी जा रही। हाँ, लेकिन आज जितनी भी ये थ्योरी हमने डिस्कस की है, ऐसा नहीं है कि आप इसको देखेंगे नहीं, इस पूरे लेक्चर को आप अकेले बैठ के दोबारा देखें, ठीक है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके माइंड, आपकी जो पिछली असाइनमेंट है, आप उसको कंप्लीट करेंगे। चलें जी, फिर अब इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल नहीं परसों के लेक्चर में इंशाल्लाह। जी, टेक केयर टू ऑल एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज टू ऑल। अल्लाह हाफिज।